एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन की तैयारियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। डीआईजी दीपक कुमार ने बताया है कि सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम वाले दिन 3500 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा कल यानी 4 अगस्त से बाहरी लोगों का प्रवेश अयोध्या में बंद कर दिया जाएगा और सीमाएं सील कर दी जाएंगी। कार्यक्रम स्थल के वीवीआईपी रूट पर स्नाइपर्स तैनात रहेंगे। पूरे परिसर को कोरोना संक्रमण से दूर रखने के लिए भी बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। भूमि पूजन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमानगढ़ी जाने की योजना बताई जा रही है। यानी अयोध्या पहुंचने पर पीएम मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजा करेंगे। वहां उनके लिए पूजा की खास व्यवस्था की गई है। यहां प्रधानमंत्री 7 मिनट के दर्शन पूजा का कार्यक्रम उनका है। अयोध्या में भूमि पूजन के दिन के लिए रामलला के वस्त्र तैयार कर लिए गए। रामदल सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कलके रामलला के नए सिले वस्त्र ले आए हैं। रामलला की ये पोशाकें भगवत प्रसाद नाम के दर्जी ने सिली। भगवत प्रसाद के मुताबिक भगवान राम के लिए सोमवार के लिए सफेद, मंगलवार के लिए लाल और बुधवार यानी 5 अगस्त के लिए खास तौर पर हरी और केसरिया रंग की पोशाकें बनाई गई। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर की पहली भूमि पूजन से पहले राम मंदिर के लिए पत्थरों को तराशने का काम भी अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। राम मंदिर स्टोन वर्कशॉप के केयरटेकर हनुमान यादव बताते हैं कि राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर यानी पहली मंजिल के लिए पत्थर तराश लिए गए। पत्थरों की सफाई का काम भी करीब करीब पूरा हो गया है और इसे वक्त रहते अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक इस पत्थर तराशने की यूनिट की स्थापना विश्व हिंदू परिषद ने 1990 में ही कर दी थी। भूमि पूजन की तैयारी के लिए एक से बढ़कर एक श्रद्धालुओं की कहानियां सामने आ रही हैं। अब 70 साल की उम्र में 2 ऐसे आस्थावान भाइयों की कहानी सामने आई है जो 151 नदियों का जल लेकर रविवार को अयोध्या पहुंच गए। राधे श्याम और शब्द वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला नाम के 2 भाई 1968 से ही 8 बड़ी नदियों, 3 समुद्र और श्रीलंका की 16 जगहों से मिट्टी इकट्ठा करते रहे। उन्होंने बताया कि 1968 और 2019 के बीच 51 सालों में उन्होंने 151 नदियों के जल के साथ बाकी सारी चीजें वो साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन और हवाई जहाज की यात्राएं कर इकट्ठा करते रहे। यूं तो राम मंदिर का निर्माण कार्य को लेकर तेजी अब शुरू होने वाली है, लेकिन इस विशाल राम मंदिर का एक कनेक्शन असम से भी है। असम के मूर्तिकार रंजीत मंडल अपने पिता के साथ लगातार ऐसी मूर्तियां बनाने में जुटे हैं जिसे राम मंदिर के प्रांगण में राम कथा कुंज के तहत स्थापित किया जाएगा। राम कथा कुंज के जरिए रामायण की कहानी को मूर्तियों के माध्यम से कहने की कोशिश की जाएगी। कहा जा रहा है कि राम कथा कुंज की 125 कहानियां हैं जो मूर्तियों में गढ़ी जाएंगी। राम कथा कुंज का काम 2013 से ही चल रहा है। मूर्तिकार बताते हैं कि ये सभी मूर्तियां बंगाल और यूपी की शैली में गढ़ी जा रही हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बॉर्डर, अर्थव्यवस्था और रोजगार को लेकर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट किया कि कोरोना के दौर में ना तो हमारे बॉर्डर, ना बिजनेस और ना नौकरियां सुरक्षित हैं। बैंकों की हालत भी खस्ता है। लोग अपने पीएफ से पैसे निकाल रहे हैं। पंजाब में जहरीली शराब पीने से अब तक 98 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह विपक्ष के निशाने पर हैं। इस मामले में अब तक 25 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथ ही पुलिस और एक्साइज के कई अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। आबकारी मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही है, लिहाजा विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। पिछले 72 घंटे में पंजाब में जहरीली शराब से 98 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जहरीली शराब ने कई परिवार को बर्बाद कर दिया है। परमजीत कौर समझ नहीं पा रही हैं कि उनके हंसते खेलते परिवार के साथ ये क्या हो गया। मेरा घर वाला भी कमाई वाला ही, वो भी मर गया। कितना टाइम पास करूँ? मेरे बच्चे रुलते रह गए, डेड बॉडी भी नहीं देंदे, रुलदा फिरदा 4 दिन हो गए अज।
पंजाब में जहरीली शराब की वजह से हुई अधिकतर मौतें 3 जिलों से हैं, तरन तारण, गुरदासपुर और अमृतसर। पुलिस का दावा है कि उसने जहरीली शराब के गोरख धंधे से जुड़े 25 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब में अवैध शराब के धंधे से राजनीति और अफसरशाही भी अलग नहीं रही है। अवैध शराब बिकने से राजस्व के नुकसान के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्रियों से भिड़ चुके मुख्य सचिव करण अवतार सिंह को अपना पद तक गंवाना पड़ा। पहले उनसे राजस्व विभाग लिया गया, बाद में मुख्य सचिव का पद भी छिन गया। उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ विधायक अवैध शराब के धंधे में लिप्त हैं, जिसकी वजह से राजस्व का नुकसान हुआ है। इसके बाद ही कांग्रेस विधायकों के दबाव में उन्हें पद से हटाया गया। विधायकों ने यह आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सीबीआई जांच की भी मांग की थी कि करण अवतार और उनके बेटे शराब के धंधे से जुड़े हुए हैं, लेकिन बाद में ये मांग उन्होंने वापस ले ली। इस मामले में मई के महीने में मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगे, जब पटियाला में अवैध शराब की एक डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट का भंडाफोड़ हुआ। राज्य पुलिस लॉकडाउन की अवधि में ही अवैध शराब के सिलसिले में अब तक 900 केस दायर कर चुकी है और करीब 1000 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे ही मामलों में प्रवर्तन निदेशालय ने भी पटियाला, मोहाली और लुधियाना के अलग अलग थानों में दर्ज हुई 12 एफआईआर के सिलसिले में राज्य की पुलिस और राजस्व विभाग से जानकारी मांगी, जिसके लिए उसे राज्य पुलिस या विभाग से सहयोग नहीं मिल रहा। अवैध शराब के मामले में राज्य के कई अफसरों के निलंबन का ऐलान करते वक्त मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह काफी सख्त नजर आए। उन्होंने मामले की मैजिस्ट्रेट से जांच का भी ऐलान किया। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ और देखेंगे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ नहीं। इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है और विपक्ष मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से इस्तीफा मांग रहा है, क्योंकि आबकारी विभाग उनके पास ही है। गुटका साहब सरकार बनाने वास्ते गुटका साहब भी सौ खाली सरकार बनाने के लिए पहले तो कसम खा ली, लोगों को गुमराह करने के लिए, तब तो सब कुछ कर लिया था। जब जनता को आपकी जरूरत है तब आप कहां गए? थोड़ी अगुवाई की लोड़ है, हुण किधर गए? आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो जहरीली शराब से मौत के मामले की सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह वायदा किया था कि वो पावर में आने के बाद पंजाब से नशे को खत्म कर देंगे, लेकिन पिछले 72 घंटे की स्थिति को देखते हुए जरूर कहा जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के चुनावी वायदे और जमीनी स्थिति में बहुत अंतर है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब में इस जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में वहां की विपक्ष की आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल विरोध प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी की जालंधर इकाई ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दागी एक्साइज अधिकारियों को मलाईदार पद देने का आरोप लगाते हुए धरना दे दिया। वो मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपने जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग भी की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो टिड्डियों के हमलों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस बारे में पीएम को खत भी लिखा है। गहलोत ने चिट्ठी में लिखा है, राजस्थान में 33 से 2 या 3 जिलों को छोड़कर सभी जगह टिड्डियों का बड़ा हमला है। इससे फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। गहलोत इन दिनों अपने एमएलए के साथ जयपुर से जैसलमेर चले गए हैं और 14 तारीख से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। अन्य मुल्कों से आती है, तो वहाँ जो प्रेसिडेंट है उसकी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरिया की महिलाएं सीटी बजाकर एक तरह से सफाई के लिए अलग जगाती हैं। छत्तीसगढ़ में हर रोज 7 से 8 बजे तक कोरिया बैकुंठपुर इलाके में महिला सफाई कर्मचारी की सीटियों की आवाज सुनकर लोग समझ जाते हैं कि घरों से कचरा साफ करने का वक्त आ गया। सफाई करने वाली दादियों की सीटियां उनके घर से बाहर आने का संकेत होता है। नगर पालिका बैकुंठपुर मिशन क्लीन सिटी द्वारा संचालित सफाई व्यवस्था के लिए सफाई कार्य में लगी ये महिलाएं तब तक सीटी बजाती हैं जब तक घर में रह रहे लोग कचरे की बाल्टी और बोरी लेकर बाहर नहीं आ जाते। बिहार में बाढ़ के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। करीब 14 जिलों की बात करें तो वो बाढ़ की चपेट में। मुजफ्फरपुर में मीनापुर ब्लॉक में कई गांव बाढ़ की पानी में से परेशान हैं। लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। आपदा राहत विभाग लगातार बाढ़ से जूझ रहे लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।
असम के 33 में से 30 जिलों में 56 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और 109 लोगों की मौत हो चुकी है। 22 मई के बाद से ही करीब 2.5 महीने में ब्रह्मपुत्र में आई अचानक बाढ़ से असम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। असम में 621 राहत कैंप लगाए गए हैं। अब तक 81,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट से निकलकर सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए हैं। 2.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। वैसे अब असम में बाढ़ के हालात सुधर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर बाढ़ पीड़ितों को नदी के तटबंधों के धंसने से मुश्किलें आ रही हैं। राज्य की 8% जमीन पानी में जा चुकी है। असम के मोरीगांव जिले में 4.5 लाख लोग प्रभावित हैं। कई गांव जैसे ब्रह्मपुत्र के जबड़े में हैं। रतनदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती की रिपोर्ट। ब्रह्मपुत्र नदी ने 51 साल के प्रफुल्ल सहारिया को शरणार्थी बना डाला है। 2007 में इस नदी ने उसके गांव मलहू को, उसके घर को और 70 बीघा खेतों को डुबो दिया। तब से जमीन के कटाव की वजह से उसे 3 बार घर बदलना पड़ा। इस मजदूर को डर है कि जिस लेंगरी बोरी गांव में वो अब रह रहा है, उसे भी किसी दिन उमड़ा हुआ ब्रह्मपुत्र लील न ले। यहाँ जहाँ हमने शरण ले रखी है, ये भी डूब जाएगी। कुछ दिन पहले ऐसी भयानक बाढ़ हमने झेली है। सरकार ने बस चावल, दाल, नमक दिया और कुछ नहीं। 3 दिनर 3 चाउल दिसे और दाली दिसे और निमखर अलप अलप बस्तु तलत सोमाय आछे एतिया म बिचारिले माने पाम ने सहारिया की पड़ोसन जमुना हमें अपना घर दिखाते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। पहले इसे बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया, अब जमीन के कटाव ने। वो चाहती है कि प्रधानमंत्री मदद करें। हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री हमारी पुकार सुनेंगे और मदद करेंगे। हम रोज सुनते हैं कि शरण रोकने की योजना आएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं होता दिख रहा। हमें स्थायी हल चाहिए। 1950 से ब्रह्मपुत्र के तंत्र ने 4.27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन निगल ली है, जो असम की 7.4% भूमि है। राज्य हर साल करीब 8,000 हेक्टेयर जमीन खो देता है। एक पूरा गोवा हर साल। जैसे यहाँ पे लैंड स्केर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर इरोजन हो और कोई बोले कि हम कहाँ रहेंगे, कुछ व्यवस्था कर दीजिए हमारे लिए, तो हम उन लोगों के लिए कुछ करने में लैंड स्केर्सिटी के प्रॉब्लम मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। भूरा गांव में 122 में से 57 गांव गायब हो चुके हैं। ब्रह्मपुत्र ने अपनी धारा 11 किलोमीटर बदल ली है। पूरे असम में बीते 50 साल में कम से कम 880 गांव उसकी चपेट में आ चुके हैं। असम में बाढ़ का पानी धीरे धीरे से उतर रहा है, मगर बाढ़ पीड़ित लोग अब भू कटाव की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनका घर, जमीन बहुत बार भू कटाव के कारण खो चुका है, और अब ये लोग ये नहीं जानते हैं कि जिस जमीन पे वो बसे हुए हैं वो जमीन भी कितना दिन सुरक्षित है। असम के मोरीगांव जिले से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया। असम में बाढ़ से करीब 30 जिले बेहद प्रभावित हुए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क भी बाढ़ की चपेट में आया है। काजीरंगा में एक 4 दिनों के राइनो को बचा लिया गया, हालांकि उसे अपनी मां से अब तक नहीं मिलाया जा सका है। असम में बाढ़ से करीब 56 लाख लोग प्रभावित हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा कम नहीं हो रहा। 24 घंटे में 9,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इस दौरान 260 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 4,41,000 से ज्यादा मामले हैं। एक्टिव मामलों की तादाद 1,48,000 से ज्यादा है। मुंबई में कोरोना पर लगाम लगती दिख रही है। यहां 24 घंटे में 1,105 नए मामले सामने आए। इस दौरान 49 लोगों की मौत हुई। मुंबई में मौत का कुल आंकड़ा 6,400 से ज्यादा है।